नमस्कार। हाँ। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो दशकों से उलझा हुआ है और बेहद संवेदनशील भी। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष। जी हाँ। हमारे पास इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष एक गहन विश्लेषण नाम का एक सोर्स है। तो कोशिश यह है कि हम इसके जरिए इस मसले के जरूरी पहलू समझें। मतलब आज के हालात। हाँ, आज के हालात और दुनिया भर का नजरिया क्या है वो भी बिना किसी तरफ झुके समझने की कोशिश करें। बिल्कुल। ये मामला सिर्फ जमीन का नहीं है ना, इसमें इतिहास, धर्म, पहचान सब कुछ गुंथा हुआ लगता है। राइट। तो चलिए समझते हैं इसे। हाँ बिल्कुल। और इसकी जड़ें तो खैर काफी पुरानी है। यहूदी और फिलिस्तीनी अरब दोनों का इस जमीन से आप कह सकते हैं सदियों पुराना रिश्ता रहा है। 19वीं सदी के आखिर में वो ज़ायोनिज्म मतलब यहूदी राष्ट्रवाद का आंदोलन शुरू हुआ। हाँ। जिसका मकसद था फिलिस्तीन में यहूदियों का एक वतन बनाना। और उसी दौरान फिलिस्तीनी अरब राष्ट्रवाद भी पनपा जो इस यहूदी आप्रवासन के जाहिर है खिलाफ था। अच्छा। फिर कुछ बड़े मोड़ आए, जैसे 1947 में यूएन का वो बंटवारे वाला प्लान। हाँ, जिसे यहूदी नेतृत्व ने तो मान लिया था। हाँ, उन्होंने माना पर अरबों ने नकार दिया। फिर 1948 में इजराइल बना, अरब देशों ने हमला किया, इजराइल जीत गया। और नतीजा? करीब 7 लाख फिलिस्तीनी बेघर हुए, जिसे वो नकबा कहते हैं। हाँ, नकबा यानी तबाही। और ये सिर्फ मतलब कोई पुरानी घटना नहीं है। जैसा स्रोत बताता है, ये आज भी फिलिस्तीनी पहचान और उनकी मांगों का एक बहुत अहम हिस्सा है। फिर 1967 की जंग हुई जिसमें इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। और 90s में वो ओस्लो समझौते हुए थे। हाँ, ओस्लो समझौते। उससे लगा था कि शांति आएगी, पर वो उम्मीद भी मतलब हिंसा और फिर वो बस्तियों के फैलाव की वजह से टूट गई। हाँ, ये इतिहास की परतें तो आज भी इस संघर्ष को बहुत उलझाए हुए हैं। तो अगर आज की बात करें 2024 में जमीनी हकीकत क्या दिखती है, क्या सिचुएशन है अभी? देखिए, अगर इजराइल के नजरिए से देखें तो वो इसे अपने वजूद और अपनी सुरक्षा का सवाल मानते हैं, खासकर हमास जैसे गुटों से खतरे को देखते हुए। बिल्कुल, जैसा 7 अक्टूबर 2023 के हमले में देखा, जिसमें करीब 1200 इजरायली मारे गए थे। तो मौजूदा इजरायली सरकार सैन्य ताकत पर काफी जोर देती है और अभी के हालात में एक अलग फिलिस्तीनी राज्य के विचार का विरोध करती है। और दूसरी तरफ फिलिस्तीनी हैं, वो दशकों से चले आ रहे कब्जे और विस्थापन के बाद अपना एक आज़ाद मुल्क चाहते हैं, वेस्ट बैंक, गाजा, पूर्वी यरूशलेम को मिलाकर। जी। लेकिन उनमें भी तो अंदरूनी बंटवारा है ना? हाँ, वो एक बड़ी समस्या है। वेस्ट बैंक में फतह पार्टी की फिलिस्तीनी अथॉरिटी का शासन है, तो गाजा पट्टी पर 2007 से हमास का नियंत्रण है। और गाजा की हालत? गाजा की हालत तो बहुत ही खराब है। 2007 से इजराइल और मिस्र की नाकेबंदी झेल रहा है, ऊपर से बार-बार युद्ध हुए हैं। जैसे 2023-24 वाला संघर्ष। हाँ, जिसमें गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 30,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। वहाँ मानवीय संकट वाकई बहुत गहरा है। सही कहा आपने। और आज भी जो मुख्य मुद्दे अटके हुए हैं वो असल में वही पुराने जख्म हैं। जैसे? पहला तो वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में करीब 7 लाख इजरायली बाशिंदों की बस्तियां। अब अंतर्राष्ट्रीय कानून इन्हें गैर कानूनी मानता है, पर इजराइल नहीं मानता। हाँ, इजराइल इससे सहमत नहीं। दूसरा, यरूशलेम शहर का दर्जा, इस पर दोनों अपना दावा करते हैं। इजराइल इसे अपनी अविभाजित राजधानी कहता है। तीसरा, करीब 50 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थियों की वापसी का अधिकार, जिसे इजराइल अपनी आबादी के लिए खतरा मानकर खारिज करता है। और चौथा, जाहिर है, लगातार चलती हिंसा। ये तो वही जमीनी हकीकत और बुनियादी मुद्दे। लेकिन दुनिया भर के देश इस मसले को कैसे देखते हैं? मतलब स्रोत इस बारे में क्या बताता है? दुनिया भी काफी बंटी हुई है इस पर। अमेरिका और कई पश्चिमी देश वो पारंपरिक तौर पर इजराइल के सुरक्षा साझेदार रहे हैं, हालांकि वो बस्तियों के विस्तार की आलोचना भी करते हैं। और अरब देश? कई अरब देशों ने, जैसे मिस्र, जॉर्डन, यूएई, इन्होंने इजराइल को मान्यता दे दी है, लेकिन वो भी एक फिलिस्तीनी राज्य की मांग तो करते हैं। लेकिन कुछ देश हमास का समर्थन भी करते हैं। हाँ, जैसे ईरान, वो हमास और दूसरे गुटों का समर्थन करता है। यूरोप और संयुक्त राष्ट्र वो आमतौर पर 2 राज्य समाधान की बात करते हैं और बस्तियों को गैरकानूनी मानते हैं। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC वो दोनों तरफ से हुए कथित युद्ध अपराधों की जांच भी कर रहा है। तो इतनी सारी जटिलताओं के बीच क्या शांति की कोई राह दिखती भी है? मतलब कोई उम्मीद? देखिए, कागज पर तो 2 राज्य समाधान ही सबसे ज्यादा मान्य रास्ता लगता है, यानी इजराइल के साथ एक आजाद फिलिस्तीनी राज्य। हाँ, सुना तो यही जाता है। लेकिन जैसा स्रोत भी इशारा करता है, जमीन पर इसे उतारना बेहद मुश्किल है।
वो इजरायली बस्तियों का लगातार फैलना, फिलिस्तीनियों का आपसी राजनीतिक बंटवारा और दोनों पक्षों के बीच भरोसे की जो भारी कमी है। हाँ, वो तो है। ये बहुत बड़ी रुकावटें हैं। एक राज्य या किसी और तरह के मॉडल पर भी कभी-कभी बात होती है, पर उन्हें दोनों तरफ से ज्यादा समर्थन नहीं मिलता। और ये संघर्ष सिर्फ उस इलाके में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तनाव और ध्रुवीकरण बढ़ाता है। तो कुल मिलाके ये बहुत ही पेचीदा और दुखद स्थिति है। दोनों तरफ के अपने गहरे दर्द हैं, अपने अपने तर्क हैं। बिल्कुल। और जैसा कि स्रोत में भी जिक्र है, चरमपंथ, हिंसा और राजनीतिक नेतृत्व की नाकामियों का खामियाजा आखिर में आम लोगों को ही भुगतना पड़ा है, दोनों तरफ। हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय कानून भले ही नागरिकों पर हमलों या कब्जे की जमीन पर बस्तियां बसाने की निंदा करता हो, लेकिन उसे लागू करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है। ये हमने देखा है। तो फिर हल क्या है? एक टिकाऊ हल के लिए शायद बड़े समझौतों की जरूरत होगी। मुमकिन है एक ऐसा फिलिस्तीनी राज्य बने जिसके पास अपनी सेना न हो, एक असैनिकृत राज्य। पर फिलहाल इसके लिए जो जरूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए वो दूर दूर तक नजर नहीं आती। जाते जाते एक सवाल मन में आता है। स्रोत ये भी बताता है कि दोनों तरफ की युवा पीढ़ी, मतलब कुछ यहूदी और अरब नौजवान, वो अपने नेताओं के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि ऊपर के नेताओं से हटकर जमीनी स्तर पर आम इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के बीच बातचीत और एक दूसरे को समझने के कुछ नए रास्ते बने? इस पर शायद सोचने की जरूरत है। हाँ, ये एक अहम सवाल है, सोचने वाली बात है।